नमस्कार। आज हम ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत व्यवसाय अध्ययन का पाठ 3 प्रबंध के सिद्धांत एवं तकनीकें, इसके अंतर्गत हम हेनरी फेयोल के 14 प्रबंध के सिद्धांतों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रबंध के सिद्धांत एवं तकनीकें। प्रबंध सार्वभौमिक है, इच्छित एवं प्रभावी परिणाम प्राप्त करने में महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है। लेकिन प्रश्न आता है कि प्रभावी प्रबंध कैसे किया जाता है, अच्छे एवं प्रभावशाली प्रबंधक कैसे बनाए जाए, उन्हें शिक्षित प्रशिक्षित कैसे किया जाए। इस प्रकार के सभी प्रश्नों का एक ही उत्तर है, प्रबंध के सिद्धांत। चूंकि आधुनिक प्रबंध ज्ञान व विज्ञान की शाखा के रूप में प्रतिस्थापित हो चुका है एवं भावी पैसे की ओर अग्रसर है, इसलिए प्रबंध विज्ञान के कुछ आधारभूत सिद्धांत हैं। हमें सबसे पहले सिद्धांत के बारे में जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। किसी विषय के संदर्भ में पर्याप्त प्रमाणों के आधार पर एवं तर्क वितर्क के पश्चात निश्चित किया गया मत या विचार जो समय, अनुभव एवं निरीक्षण की कसौटी पर खरा उतरता है, सिद्धांत कहलाता है। सिद्धांत का उद्देश्य सामान्यतः लक्ष्य या परिणामों को ध्यान में रखकर कार्य योजना, क्रियाएं एवं उनके सफल संचालन के लिए नियम या सिद्धांत बनाए जाते हैं। प्रबंध का सिद्धांत किसी संगठन के संचालन हेतु निर्णय लेने एवं व्यवहार के लिए व्यापक तथा सामान्य मार्गदर्शक नियमों को ही प्रबंध के सिद्धांत कहा जाता है। प्रबंध के सिद्धांतों का व्यवहारिक रूप से प्रयोग प्रत्येक संगठन, समाज व देश की स्थितियों पर निर्भर करता है। इसलिए कुछ सिद्धांत किसी देश संगठन में पूर्ण रूप से व्यवहारिक या अव्यवहारिक हो सकते हैं। प्रबंध सिद्धांतों के प्रतिपादन में हेनरी फेयोल का योगदान। आधुनिक प्रबंध को वैज्ञानिक प्रबंध भी कहते हैं। इसका प्रादुर्भाव हेनरी फेयोल के प्रशासनिक प्रबंध मॉडल से हुआ है, जिसमें फेयोल ने प्रबंध के 14 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। इन 14 सिद्धांतों को हम निम्न प्रकार से देखते हैं। कार्य का विभाजन। फेयोल ने विशिष्टीकरण का लाभ प्राप्त करने के लिए कार्य विभाजन का सिद्धांत उपयोगी बताया है। इस सिद्धांत के अनुसार कर्मचारी की कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए कार्य का विभाजन इस प्रकार किया जाए कि कार्य एवं कार्यकर्ता में सामंजस्य रहे और कार्यकर्ता की पूरी क्षमता का उपयोग हो सके। इसका मतलब ये है कि जो व्यक्ति जिस प्रकार का कार्य आसानी से कर सकता है, उसे उसी प्रकार का कार्य दिया जाए ताकि कार्य करने में उसे सरलता हो और कार्य का परिणाम भी अच्छा प्राप्त हो। दूसरा पॉइंट है हमारा अधिकार एवं उत्तरदायित्व। अधिकार एवं उत्तरदायित्व एक दूसरे से संबंधित है, अतः दोनों में समानता पाई जाती है। जब किसी व्यक्ति को संगठन में कोई कार्य सौंपा जाता है तो उस कार्य को पूरा करवाने का उत्तरदायित्व उस व्यक्ति पर होता है। कार्य का यह निष्पादन उचित ढंग से तभी हो सकता है जब व्यक्ति को उचित अधिकार प्राप्त हो। यदि उत्तरदायित्व एवं अधिकार में समानता नहीं होती है तो या तो संगठन में अधिकारों का अनावश्यक केंद्रीकरण हो जाता है या कार्य के प्रति उत्तरदायी व्यक्ति को अन्य व्यक्तियों पर आश्रित होना पड़ता है। तीसरा पॉइंट है हमारा अनुशासन। यह सिद्धांत कर्मचारियों में ऐसे व्यवहार को करने पर जोर देता है जो संगठन के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु
सहायक होते हैं। फेयोल के अनुसार अनुशासित व्यवहार के लिए आवश्यक है कि संगठन में निरीक्षण प्रणाली उचित हो, कर्मचारी एवं संगठन के बीच उचित अनुबंध हो तथा गैर अनुशासित व्यवहार के लिए दंड की व्यवस्था भी हो। चौथा बिंदु है हमारा आदेश की एकता। यह सिद्धांत यह बताता है कि एक कर्मचारी को आदेश केवल एक ही उच्चाधिकारी से प्राप्त हो, अनेक से नहीं। अनेक उच्चाधिकारियों से आदेश प्राप्त होने पर और विशेष रूप से उन आदेशों में भिन्नता होने के कारण न केवल कर्मचारी भ्रमित हो जाता है वरन वह अपने दायित्वों से भी विमुख हो जाता है। फेयोल के अनुसार यदि आदेश की एकता के सिद्धांत को भंग किया जाता है तो संगठन में अधिकारी की अवहेलना, परस्पर संघर्ष में वृद्धि, व्यवस्था में विघ्न एवं अनुशासन में कमी हो जाती है। पांचवा बिंदु है हमारा निर्देशन की एकता। निर्देशन की एकता का आशय यह है कि संगठन की वे सभी क्रियाएं जिनका उद्देश्य समान हो, एक ही अधिकारी व एक योजना के अंतर्गत रखना चाहिए। इस सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य एक ही क्रिया के विभिन्न पक्षों में सामंजस्य स्थापित करना है। इसका मतलब ये हुआ कि जो कार्य एक प्रकार का है वह एक ही व्यक्ति के निर्देशन में होना चाहिए ताकि वह उस कार्य को आसानी से संपन्न करवा सके। छठा बिंदु हमारा है सामूहिक हितों के लिए व्यक्तिगत हितों का समर्पण। फेयोल ने यह बतलाया है कि किसी संगठन में यदि संगठन के हितों एवं व्यक्तिगत हितों में परस्पर संघर्ष हो तो व्यक्तिगत हितों का त्याग कर संगठन हित को सर्वोपरि होना चाहिए। प्रबंधक को संगठन में इस प्रकार के संघर्ष उत्पन्न होने की परिस्थितियां उत्पन्न नहीं होनी देनी चाहिए। सातवां बिंदु हमारा है कर्मचारियों का पारिश्रमिक। कर्मचारियों को उनके कार्य में निष्पादन के लिए प्रतिफल दिया जाता है। यह प्रतिफल मजदूरी तथा वेतन, विभिन्न प्रकार की वित्तीय प्रेरणाओं एवं अवित्तीय प्रेरणाओं के रूप में हो सकता है। अतः कर्मचारियों का प्रतिफल निर्धारित करते समय यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि यह न्यायपूर्ण एवं तर्कसंगत हो। आठवां बिंदु हमारा है केंद्रीयकरण। फेयोल के अनुसार किसी संगठन में अधिकारों के केंद्रीयकरण एवं विकेंद्रीयकरण के बीच आवश्यक सामंजस्य होना चाहिए। यह सामंजस्य संगठन के आकार एवं प्रबंध प्रणाली पर निर्भर करता है। जैसे बड़े संगठन में अधिकारों का विकेंद्रीयकरण अधिक उपयुक्त रहता है जबकि छोटे संगठन में अधिकारों का केंद्रीयकरण अधिक उपयुक्त होता है। 9वां पॉइंट हमारा है पदाधिकारियों में संपर्क की कड़ी। फेयोल के अनुसार उच्चतम अधिकारियों से लेकर नीचे के अधिकारियों के बीच संपर्क रूपी एक कड़ी रहनी चाहिए और संदेशवाहक कड़ी के अनुसार होना चाहिए। इसको हम इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। चित्र के अनुसार ए संगठन के सर्वोत्तम स्तर पर है और उसके दो प्रत्यक्ष अधीनस्थ बी और एल के रूप में है। इसी प्रकार बी और एल के अधीनस्थ तथा उन अधीनस्थों के अधीनस्थों की कड़ी जाती है जो जी और क्यू पर समाप्त होती है। ए से प्रेषित संदेश वाहन बी सी डी ई एफ द्वारा होता हुआ जी के पास पहुंचेगा। इसी प्रकार यदि जी को कोई संदेश ऊपर भेजना हो तो वह एफ ई डी सी बी के माध्यम से होता हुआ ए तक पहुंचेगा। फेयोल के अनुसार इस प्रणाली से संगठन में व्यवस्था बनी रहती है, किंतु कुछ विशेष परिस्थितियों में इस प्रणाली के द्वारा संप्रेषण में देरी भी हो सकती है।
इन विशेष परिस्थितियों में समान स्तर के अधिकारियों जो अलग अलग कड़ी में हैं आपस में संदेश वहन कर सकते हैं, जैसा चित्र में एफ व पी के संबंध में दर्शाया गया है। ऐसी परिस्थिति में संबंधित अधिकारी को अपने प्रत्यक्ष उच्च अधिकारी को यह सूचित कर देना चाहिए कि इस तरह के संवाद का क्या उद्देश्य था और उसकी विषय सामग्री क्या थी। 10वां पॉइंट हमारा है व्यवस्था। व्यवस्था का तात्पर्य यह है कि प्रत्येक वस्तु के लिए निश्चित स्थान हो तथा प्रत्येक वस्तु अपने स्थान पर हो तथा सही व्यक्ति सही स्थान पर होना चाहिए। कई बार हम देखते हैं कि किसी व्यक्ति को कुछ काम सौंपा जाता है, लेकिन वह अपने काम को छोड़ करके दूसरे व्यक्ति के स्थान पर बैठा होता है, तो इस प्रकार से उसके कार्य में बाधा पहुंचती है और वह दूसरे व्यक्ति के कार्य में भी बाधा पहुंचा रहा होता है। इसलिए व्यवस्था इस प्रकार की सुचारू हो कि व्यक्ति अपने काम को नियत ढंग से नियत स्थान पर ही करे। 11वां बिंदु है समता। इस सिद्धांत के अनुसार संगठन में सभी व्यक्तियों को समभाव से देखा जाए एवं उनके पारिश्रमिक तथा दंड की व्यवस्था में भेदभाव नहीं हो। इससे कर्मचारियों में संगठन के प्रति निष्ठा उत्पन्न होती है। कई बार ये देखने में आता है कि जो उच्च पद पर अधिकारी है उनके लिए दंड का प्रावधान अलग होता है और जो निम्न स्तर के कर्मचारी होते हैं उनके लिए दंड का प्रावधान अलग अलग होता है, पर इस समता के अंतर्गत सभी के लिए दंड का प्रावधान एक ही हो तो ये उचित रहेगा। 12वां बिंदु हमारा है कर्मचारियों के कार्यकाल की स्थिरता। इस सिद्धांत के अनुसार एक कार्य पर कर्मचारियों की नियुक्ति कम से कम निश्चित समय के लिए अवश्य की जाए। इससे कर्मचारी अपने कार्य की प्रकृति, कार्य करने की परिस्थितियों आदि से भली भांति परिचित हो जाता है, जिससे उसकी कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। 13वां बिंदु हमारा है प्रेरणा। अधिकारों एवं अनुशासनों को ध्यान में रखते हुए प्रबंधकों को अपने अधीनस्थों को किसी कार्य में पहल करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। इससे नए विचारों के सृजन के साथ अधीनस्थों में संतुष्टि की भावना पनपती है। 14वां बिंदु हमारा है सहयोग की भावना। यह सिद्धांत एकता ही शक्ति है पर आधारित है। इसके लिए प्रबंधक ऐसे कदम उठाए जिससे कर्मचारियों में परस्पर विश्वास एवं सहयोग की भावना उत्पन्न हो सके। प्रबंध के सिद्धांतों की उपरोक्त सूची में यह सिद्धांत अंतिम नहीं है। फेरोल ने इन 14 सिद्धांतों को उदाहरणीय बताया है। इसमें आवश्यकता अनुसार संकुचन व विस्तार संभव है। प्रबंध के क्षेत्र में टेलर, कुर्ज, ओडोनल, हैरी, ओरवरिक आदि प्रबंध विचारकों या चिंतकों ने भी कई सिद्धांत, उद्देश्य का सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं, जैसे नियंत्रण के विस्तार का सिद्धांत, उद्देश्य का सिद्धांत, अपवाद का सिद्धांत, भारार्पण का सिद्धांत, सामाजिक दायित्व का सिद्धांत, सहभागिता का सिद्धांत आदि।